आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़, साउल हार्ट सेंटर दिल्ली हेड ऑफिस से आपसे बात कर रहा हूँ। साउल आज 25 सालों से हार्ट की बीमारी का इलाज कर रहा है। करीब 2.5 लाख हार्ट के पेशेंट्स को हमने बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक से रोका है, जबकि उनको बोला गया था कि बस 1-2 घंटे की बात है, आप कभी भी मर सकते हो। और वो लोग 20-20 साल, 25-25 साल आराम से हमारे संग चला रहे हैं। तो याद रखिए, हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिनको हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट की बीमारी का जो जड़ है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और वो जड़ है बीमारी का कारण, और वो कारण को अगर हम हटा लें तो हार्ट की बीमारी को हम सॉल्व कर सकते हैं। साउल में एक खास बात है, साउल की जो ट्रीटमेंट है उसमें खास बात है कि हम मेडिकल साइंस को छोड़ के नहीं चल रहे। मेडिकल साइंस की जितनी अच्छाइयाँ वो हमने ली है, जो मेडिकल साइंस की गड़बड़ियाँ हैं उसको हमने छोड़ दिया। आप बोलोगे सर क्या क्या गड़बड़ है जिसको आपने छोड़ा? हमने छोड़ा है बाईपास सर्जरी को, हमने छोड़ा है एंजियोप्लास्टी को, हमने छोड़ा है एंजियोग्राफी को। इन तीनों में कॉमन क्या है? ये ह्यूमन बॉडी के संग छेड़खानी करती है, और वो छेड़खानी हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ जितनी कम छेड़खानी हो उतना अच्छा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी नेचर की मशीन है और इसको छेड़खानी करने के बाद वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए हम हार्ट के पेशेंट्स को हर वक्त बोलते हैं, बॉडी को छेड़खानी करे बगैर ट्रीटमेंट कराना तो आप हमारे पास आइए। तो ह्यूमन बॉडी को छेड़खानी करे बगैर हम ट्रीट करते हैं। मेडिकल साइंस से हमने मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज ली है, मेडिकल साइंस के टेस्ट लिए हैं, मेडिकल साइंस के दवाइयाँ ली है। तो मेडिकल साइंस की दवाइयाँ हम लोग पूरी यूज़ कर रहे हैं। हम ये नहीं कि योगा, नेचुरोपैथी, डाइट ये सब को लिया है तो इसका मतलब नहीं हमने मेडिकल साइंस को छोड़ दिया है। मेडिकल साइंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एलोपैथी की दवाई। उसको हम यूज़ करते हैं एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। हम लोग को लगता है कि मेडिकल साइंस की भी रोल है हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए, पेशेंट्स को हार्ट अटैक से बचाने के लिए दवाइयों का रोल है। तो आज मैं आपको ये टॉपिक, आज का जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर में आज का टॉपिक यही रहेगा कि हम दवाइयाँ क्या हार्ट के पेशेंट को दे सकते हैं। दवाई से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम सबको आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हार्ट के मरीजों को दवाइयाँ कौन सी दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्या उसका रोल होता है और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, कब दवाई यूज़ करें कब ना करें। तो दवाई के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो आप डटे रहिए, और मैं जानता हूँ एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूँ हर चीज़। तो पहला काम हम लोग ये soचते हैं कि स्लाइड्स एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले मेडिसिन फॉर द हार्ट पेशेंट्स। तो ये पहला काम है, दवाइयाँ हार्ट के पेशेंट्स क्या लें उसके ऊपर। पहले आपको, उससे पहले एक बार हार्ट की बीमारी, हार्ट के पेशेंट क्या है वो 2-4 मिनट में समझा दूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हार्ट का पेशेंट है और ये हार्ट है, ये हार्ट है। यहाँ पे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ से हार्ट जैसे ही ब्लड सप्लाई करती है पूरे शरीर को, अपने लिए भी 3 ट्यूब लेता है, और ये 3 ट्यूब के नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये देखिए, ये 3 ट्यूब है हार्ट अपने लिए ले रहा है। एक राइट साइड में है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट साइड में है एलएडी, और लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये 3 ट्यूब से हार्ट को ब्लड मिलता है, और ये जो बड़ी वाली ट्यूब है एओर्टा, इससे पूरी बॉडी को ब्लड जाती है। हार्ट कंटिन्यूअस पंप करते रहती है 1 मिनट में 72 टाइम्स, और जिंदगी भर बीट करता रहेगा। तो ये है हार्ट, और हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, पर खुद को भी तो ब्लड चाहिए, तो खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब लेता है, और इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये तीनों कोरोनरी आर्टरीज को मैं दिखाना चाहता हूँ बड़ा करके। एक का नाम है आरसीए, करीब 30% हार्ट को सप्लाई करता है, एलएडी 50% को करता है, एलसीएक्स 20% को करता है। इन्हीं के थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता है। मैं आपको जब भी हार्ट की बीमारी की बात कर रहा हूँ तो याद रखिए, हम बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब ब्लॉकेज वाली बीमारी।
अगर मैं 100 मरीज देखता हूँ उसमें से 98 ब्लॉकेज वाली होती है। ये जो वेल्व की प्रॉब्लम है या पेस मेकर का प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। करीब 2% जो रह गए उसमें ये सारे वेल्व वाले प्रॉब्लम और पेस मेकर वाले प्रॉब्लम वो सारे हैं। तो मैं हार्ट की बीमारी की ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ। और ये देखिए ब्लॉकेज बनता कैसे है, 1-2 साल में नहीं, बड़े साल लगती है। ये देखिए 0 ब्लॉकेज से शुरू करके धीरे धीरे ये ब्लॉकेज 10% हुई, 20% हुई, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते जब ये 70-80 के करीब पहुंच जाती है तब ये हार्ट की बीमारी मानी जाती है। देखिए 80% ब्लॉक हो गया। अब वो मरीज को दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? उनके 20 है, 20 भी नहीं है अब इनके पास। जो पेशेंट है वो बोलता है मेरे पास ज्यादा ब्लड सप्लाई है नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत है 10%, 20%। जब तक वो चलता फिरता है, जब तक दिक्कत नहीं, चलने की स्पीड बढ़ाते ही छाती में दर्द होती है। ये है एंजाइना। इसको तकलीफ हार्ट के पेशेंट्स हमारे इस तरह के तकलीफ लेके आते हैं, एंजाइना। अगर ब्लॉकेज 80 से ऊपर हो जाए तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाती है। तो वो एंजाइना का मतलब आपको समझ आनी चाहिए। एंजाइना का मतलब है हार्ट को, जब हार्ट मेहनत करे, ज्यादा हार्ट की स्पीड बढ़े, तब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले और उसकी वजह से छाती में दर्द हो, सांस फूल जाए या चोकिंग हो। ये है हार्ट के पेशेंट। तो हार्ट का पेशेंट को अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो क्या है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है। खुद के लिए जो 3 ट्यूब लेती है उनके अंदर 70-80% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए तो इसको एंजाइना बोलते हैं। और यह है हार्ट का पेशेंट। और ये हार्ट के पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ब्लॉकेज को रोकते नहीं है, ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो ब्लॉकेज के बढ़ते बढ़ते ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा स्ट्रेच करता रहता है और एक दिन वो पर्दा फट जाता है। और जैसे ही पर्दा फटता है हार्ट अटैक हो जाती है। और ये हार्ट अटैक को हमें रोकना है। इसका मतलब क्या करना है, आप सोच के देखिए क्या करना है। 1 सेकेंड में आपके पास वापस आता हूं। ये ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए, ये ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो ये जो ऊपर पर्दा दिख रहा है आपको, ये पर्दा एक दिन बस्ट कर जाती है। और बस्ट को रोकने के लिए क्या करना है, एक तो ब्लॉकेज बढ़े नहीं, और एक हो सकता है तो ब्लॉकेज को रिवर्स करे। तो 2 बात आ गई, एक तो ब्लॉकेज बढ़े नहीं और एक जो ब्लॉकेज बन चुकी है उसको कम कर दिया जाए। ये दोनों अगर आपने कर दिया तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सॉल्व और हार्ट की बीमारी बढ़ेगी नहीं, ये भी एश्योर्ड हो गया। तो चलिए, ये तो है हार्ट की बीमारी। और ये हार्ट अटैक मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से बताता हूं। हार्ट अटैक का मतलब है ये जो ब्लॉकेज 0 है, ये ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते 70-80% हो गई। ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो एक दिन फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा, ये मेम्ब्रेन फटते ही यहाँ पे एक क्लॉट आ जाता है। ये देखिए एक क्लॉट आ चुकी है, और क्लॉट आते ही 100% ब्लॉकेज हो गया। हार्ट का एक हिस्सा इमीडिएटली डेड हो जाएगा। अब ये आती है कि ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है। ब्लॉकेज बढ़ने के जो कारण हैं उनको हमने यहाँ पे सारे के सारे लिख के रखे। 6 ऊपर नाम देखा होगा आपने, लिपिड प्रोफाइल, ये जो 6 है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, एलडीएल, वीएलडीएल, ये तो है लिपिड प्रोफाइल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। और इसके साथ आती है ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवरवेट और स्ट्रेस। ये 6 लोग ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करता है, और 4 लोग ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। वो है एक्सरसाइज या वॉकिंग, और योगा, और फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट। तो एक बार मैं आपको फिर से इस सारे पिक्चर्स को दिखाता हूं मेरी सेफ्टी सर्कल में। ये मेरा फेवरेट डायग्राम है, और ये मैं समझता हूं हर हार्ट के पेशेंट को वो दिमाग में घुस जाना चाहिए कि देखो ये ब्लॉकेज के सारे पैरामीटर्स है जो ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। ये तो सारे मेडिकल पैरामीटर है। इसमें है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन। और इधर है 0 ऑयल कुकिंग, इधर है वेजिटेरियनिज्म, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, मिल्क कम क्वांटिटी में लें, स्मोकिंग या जर्दा बंद करें, और स्ट्रेस को कम करें, वॉक करें, योगा करें। और इनके हमने 3 रेंज बना दिया है, रेड, येलो, ग्रीन। आपको ग्रीन में ला दिया तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, और आपकी जो ब्लॉकेज बन रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आपको ब्लॉकेज कम होने की बात मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमने एक नया डायग्राम इसका बनाया। देखिए नया डायग्राम में आपको कितनी इजी हो गई अब सारी बातें। नया डायग्राम में क्या है, 2 आइटम जो डिपॉजिट ब्लॉकेज बनाती है, डिपॉजिट जो करती है, उनके नाम यहाँ पे 2 है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये तो ब्लॉकेज बनाने में मदद करती है, ये इसी से ब्लॉकेज बनता है, ये फैट्स है।
और 5 लोग ब्लॉकेज बनाने में मदद करती है, वो है शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग और तनाव। इनको तो हमें कम से कम लाना है। और 5 लोग मदद करता है ब्लॉकेज को घटाने में, इनको हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, वो है जीरो ऑयल प्लांट बेस्ड डाइट, वॉकिंग, योगा, फ्रूट्स वेजिटेबल और HDL बढ़ाओ। तो आप अब इसको और सरल हो गया, 5 लोगों को आपको कम करना है, 5 को बढ़ावा देना है और 2 की सप्लाई बाहर से बंद करनी है। बस हार्ट की बीमारी का यही सॉल्यूशन है। इसके लिए चाहे दवाई हो चाहे लाइफस्टाइल हो, जो भी करें, पर करें ये कि ये सारी की सारी हमारे ग्रीन जोन में बेस्ट एरियाज में आ जाए। और ये बेस्ट एरियाज कहाँ है? ये हमारे साउल सेफ्टी सर्कल में है। ये नंबर सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ ये नंबर्स को पढ़ना है। हमारे वेबसाइट saul.com में जाइए और ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेफ्टी सर्कल मैं समझता हूँ आज मेडिकल साइंस की तरफ से ये एक देन है, आपको साउल की तरफ से एक देन है कि एक पेज में आपको पूरी हार्ट की ट्रीटमेंट का जिस्ट एक साथ बता दिया कि आप, और इसमें ये भी बता दिया कि आप अगर ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो कहाँ रहेगा, ब्लॉकेज रोकोगे तो कहाँ रखना पड़ेगा और कहाँ पे रिवर्स करोगे तो कहाँ पे लाना पड़ेगा। इससे अच्छा कल्पना तो मैं कर ही नहीं सकता था कुछ हो सकता हार्ट के मरीजों के लिए। चलिए, हार्ट की बीमारी समझ आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि दवाइयां हम क्या क्या दें। तो दवाइयां के लिए मुझे 4 चीज बताना पड़ेगा। भाई कब कौन सी पेशेंट की बात कर रहे हैं? पहला पेशेंट जो अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं आया है, वो पेशेंट ही नहीं है। एक आदमी है जिसको मालूम ही नहीं है उसकी 10-15 ब्लॉकेज है या है ही नहीं, उनको ना मालूम है उनकी BP है ना शुगर है, नॉर्मल आदमी है, बोलता मैं तो ठीक हूं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अगर हम ट्रीटमेंट करें मेडिकली तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोडियल केसेस। इसको हम लोग प्रीमोडियल प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको आपको एजुकेट करना होगा, देखो ये हार्ट की बीमारी है, ये ब्लॉकेज के कारण है, और ये जितना एजुकेशन उनमें फैला सकते हैं उतने लोगों को हम लोग बचा पाएंगे। दूसरा नंबर होता है हाई रिस्क केस। हाई रिस्क केस का क्या मतलब है? जिनको ब्लॉकेज बढ़ गया है, बढ़ रहा है, अभी तक 70-80 पहुंची नहीं है, पर ये आगे जाके हार्ट अटैक करने का काम बन रहा है, और जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है, जिनकी शुगर है, जिनकी कोलेस्ट्रॉल है, जिनका ट्राइग्लिसराइड है, जो स्मोक करता है, इस तरह के जो एक्सरसाइज नहीं करता, जिनकी मोटापा है, ये सब हाई रिस्क केस है। इनको जब हम ट्रीट करते हैं तो इसको हमारे भाषा में बोलते हैं प्राइमरी केसेस, प्राइमरी प्रिवेंशन। और तीसरा ग्रुप है जो हमारे पास ज्यादातर आता है, जिनको बोलते हैं हार्ट पेशेंट, जिनकी ब्लॉकेज 70-80 ओवर हो चुका है, उनको पता चल गया वो हार्ट का पेशेंट है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी केसेस। और जिनकी हार्ट अटैक हो गई है, बाईपास हो गई है, एंजियोप्लास्टी हो गई है, हार्ट की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ये लास्ट। हमारे पास ज्यादातर C और D आते हैं, इक्के दुक्के आते हैं B और A वाले तो कभी हमारे पास आते नहीं, क्योंकि उनको हार्ट का बीमारी है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है हार्ट की बीमारी क्या होती है। तो हम आज आपको बताएंगे ये C और D को हम लोग ट्रीट करते हैं और उनको क्या हम लोग दवाई देते हैं, कैसे दवाई देते हैं, कौन सी दवाइयां देते हैं। तो एक बार मैं आपको अब स्लाइड नहीं दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं इसका हम लोग का इलाज क्या होगा। देखिए 4 एम, आदमी बोलता है साहब एम क्या है, अगर मेडिकल का आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो एम क्या है? पहला एम है कि मरीज को तकलीफ ना रहे। पेशेंट बोलता है सर मुझे चलने में छाती में दर्द होता है, मेरे को सांस फूलती है, मेरे को चोकिंग होती है। तो पहला काम है कि मरीज को तकलीफ ना हो, उसका बंदोबस्त करना, और इसके लिए हम हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं आपको हम दवाई देंगे। उसके बाद है दूसरी काम कि उनको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। हार्ट का मरीज है, उनको तो डरा दिया गया कि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमारे मेडिकल मैनेजमेंट का दूसरा एम है कि आपको हार्ट अटैक ना हो, उसके लिए बंदोबस्त करना। तीसरा एम है कि आपकी अगर ब्लॉकेज के कारण है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, शुगर है, या आपका मोटापा है, या आपका स्मोक कर रहे हैं, वो सारे कारणों को हटाना, और जिससे रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं उनको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 3 करने के बाद हमें ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि ब्लॉकेज सिर्फ प्रिवेंट ना हो, रिवर्स हो। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीज थोड़ा ज्यादा स्तर पे करना पड़ेगा। एक तो लाइफस्टाइल चेंज को थोड़ा एग्रेसिवली करना पड़ेगा, और मेडिकल मैनेजमेंट को भी एग्रेसिव करना पड़ेगा। जो हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट, हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट। ऑप्टिमम में थोड़ी बहुत कमी कर सकते हो, एग्रेसिव में कोई कमी नहीं है। 100% मुझे बेस्ट ला के रखना है। बेस्ट का मतलब मैं आपको समझा दूं, बहुत सिंपल सा आइडिया समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर 120, 130, 140 हो सकती है, तो बेटर क्या है? 140 से 130 है। बेस्ट क्या है? 120 है।
तो मुझे 120 से भी कम चाहिए, बेस्ट से भी बढ़िया चाहिए। ये हमारी बहुत सिंपल सी रूल है। कोलेस्ट्रॉल अगर 130 से 200 तक है तो मुझे 130 भी नहीं चाहिए, 130 से 2 पॉइंट कम चाहिए। ये एग्रेसिव है गया, ये इसका मतलब हमने कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और उसके बाद भी आदमी बोलता है सर मैं दवाई भी ले रहा हूँ और खाना पीना भी पूरा चेंज कर दिया, लाइफस्टाइल को भी चेंज किया, और कुछ कर सकते हैं। तब हम उनको बोलते हैं आप चाहो, आपके पास चॉइस है। बॉडी को कटवाना है तो ऑपरेशन है, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, और मैं नहीं चाहता हूं। पर बॉडी को काटे बिगर और ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे पास है नेचुरल बाईपास, ईसीपी, हमारे पास है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कॉल डिटॉक्स। कोई एक केमिकल ब्लड में डाला जाता है, उसके संग बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डाला जाता है, वो ब्लॉकेज को 10-15% तक कम भी कर लेता है। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए। तो एलोपैथी को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, एलोपैथी के संग बहुत सी जोड़ रहे हैं, योग को जोड़ रहे हैं, मेडिटेशन को जोड़ रहे हैं, खाना पीना को जोड़ रहे हैं। तो एलोपैथी को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। चलिए सोचते हैं मेडिसिन क्या लेना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन लें हम लोग। देखिए, एक तो हार्ट को ब्लड पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम करें कि हार्ट को ज्यादा ब्लड मिल पाए उसकी बंदोबस्त कर दें। तो हार्ट की जरूरत को जो मिल जाए उतना ब्लड दे दो। हार्ट की जरूरत है मान लेते 10% या 20% या 30%, आपकी ब्लॉकेज में उतना भी नहीं सप्लाई है, तो हार्ट के ट्यूब को हम लोग थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायलेटर। तो पहला हो गया, हार्ट की सप्लाई बढ़ा दो, हार्ट की ट्यूब्स को थोड़ा चौड़ा बना दो, थोड़ा मोटा कर दो, उसको उसकी डायमीटर को बड़ा कर दो जिससे उसको ज्यादा ब्लड पहुंच जाए। इसके लिए कुछ दवाइयां हम लोग देते हैं। एक ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं, और एक तीसरी ग्रुप ऑफ दवाई है जो हार्ट की जरूरत को कम कर देता है। एक बार समझ के देखिए, हार्ट की जरूरत है मान लेते हैं 20% और सप्लाई है 15%। 20% कब है? चलते वक्त 20% है और सप्लाई है 15। आदमी चलने जाता दिक्कत हो जाती है। मैंने उनको एक दवाई दिया, वो 20% जो हार्ट की जरूरत है वो 15% में आ गया, मतलब हार्ट की जरूरत कम कर दी। अब वो पेशेंट चल रहा है, बोलता है कोई दर्द नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर हार्ट की जरूरत को कम कर दूं, उसके लिए 2-3 ग्रुप है दवाइयों का। एक का नाम है बीटा ब्लॉकर, एक का नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक का नाम है एस इनहिबिटर, और इसके संग फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई। और ये स्लाइड देखिए तो आपको ये सारा जिस्ट हमने बना दिया है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। एक तो डायलेटर है हमारे पास, डायलेटर मतलब ट्यूब को चौड़ा करने का दवाई। ये तो देखिए नॉर्मल ट्यूब है और ये 80-90% ब्लॉक हो गई है, अब सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो मैंने डायलेटर दिया जिससे ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लड को पतला कर दिया, हार्ट की जरूरत को कम कर दी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की दवाई दे दी। और इतनी सारी दवाई अगर लेना पड़े, कभी कोई एसिडिटी हो जाए, कब्जियत हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस रहे तो उसके अभी दवाई दे सकते हैं, साथ में विटामिन मिनरल। तो ये दवाई की पूरी लिस्ट हो गई आपके पास। तो चलिए पहले सोचते हैं ये चौड़ा करने वाली क्या दवाई है। हार्ट के ट्यूब्स को चौड़ा करने का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं डायलेटर्स। ये हार्ट के ट्यूब को थोड़ा चौड़ा बना देता है, ये हार्ट की सप्लाई बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या, देखिए ये करता क्या, एक बार देखिए इफेक्ट ऑफ डायलेटर क्या है। एक ट्यूब है जिसमें दिख रहा है आपको, ये ट्यूब छोटी है और डायलेटर देते ही ट्यूब चौड़ी चौड़ी हो गई, तो ब्लड सप्लाई बढ़ गई। ये दवाइयों का नाम मैं आपको अगर दूं तो आप देखेंगे, अगर आप हार्ट के मरीज हैं और दवाई ले रहे हैं तो आप बोलेंगे तो मैं ले रहा हूं ऑलरेडी। ये दवाइयों का नाम आप देखिए, हो सकता है आप ले भी रहे हो। ये दवाइयों का नाम देखिए, एक तो ग्रुप 1 है जिसका नाम है सॉर्बिट्रेट, एंजिसेड, मोनोट्रेट, मोनीट और इसमो, इमडूर, नाइट्रोकॉन्टिन, नाइट्रोलाइफ, एंजिस्पैन, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, ये सारी दवाइयां हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं एक फ्लैबिडॉन, ट्रिविडॉन, मेटागार्ड, साइटोगार्ड, ये है। और इसके नीचे एक और सेट है जिसका नाम है निकोरन, कोरांडिल, कॉरफ्लो, निकोरांडिल, और उसके नीचे एक और है जिसका नाम है रेनोलाजिन, रेनोजेक्स, रेनकैट। इस तरह की ये सारी दवाइयों का काम क्या है? ये दवाइयों का काम है हार्ट के ट्यूब्स को यहां से यहां ला देना, यहां से यहां ला देना और ला देना। ये ट्यूब को चौड़ा कर दिया तो ये काम बन जाएगा, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। मैंने पहला बात बोला था हमें पेशेंट को रिलीफ करना पड़ेगा। तो ये सारी दवाइयां हैं हमारे मेडिकल साइंस की, हर कंपनी ये दवाइयां बनाती है, हजारों कंपनी बनाती हैं। ये बड़े बड़े कंपनियों का नाम हमने लिखा है। तो ये तो डायलेटर्स हो गई। और इसके बाद आपको कौन सी दवाई दूंगा वो देखिए, एक है बीटा ब्लॉकर। ये जो बीटा ब्लॉकर है ये क्या काम करता है? ये हार्ट की स्पीड को थोड़ा कम कर देता है, उससे हार्ट की जरूरत कम हो जाती है। और ये बीटा ब्लॉकर टैबलेट्स के नाम आप देख लीजिए, एटेनोलॉल, बीटाकार्ड, टेनोर्मिन, सिप्लर, बीटालॉक, एटेकार्ड, एटेनोलॉल, टेनोलॉल, इंडेरॉल, इस तरह के हजारों कंपनी ये दवाई बनाती है।
और ये दवाइयाँ हमारे हार्ट के लिए बहुत काम की चीज़ है। बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ हम लोग देते ही हैं। इसके साथ और एक दवाई है जिसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है, हार्ट के अंदर कुछ कैल्शियम चैनल होते हैं, उससे कैल्शियम लीक होता है, उसको लीकेज को बंद कर देता है, जिससे कम ऑक्सीजन से हार्ट चलने लग जाती है। और कम ऑक्सीजन से काम चलने लग जाए तो हमारी फिर हार्ट की सप्लाई, हार्ट की जरूरत कम हो गई और एंजाइना कम हो गया। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और एक लास्ट है एस। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाइयों का नाम आप देख लें, डेपिन, डिस्प्रिन, एम्लोडेपिन, नाइफिडेपिन, एम्लोवास्ट, एम्लो, कैल्सीगार्ड, कैलेक्टिन और इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ, ये लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद एक लिस्ट है जिसका नाम है एस इनहिबिटर। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ये हार्ट की स्पीड बढ़ा देती है, हार्ट के ट्यूब्स को छोटा कर देता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने की एक दवाई है और इस दवाई का नाम आपको दिखाना चाहता हूँ, एस इनहिबिटर्स। इनकी दवाइयों का नाम अगर आप देखेंगे, हो सकता है आप भी इस तरह का कोई दवाई खा रहे हैं, एनवास, लिप्रिल, कार्डेस, रेमेस, लिप्रिल, सिप्रिल, एनारप्रिल, एसीटेन, लोसार, लोसाकार, रेमेस, इस तरह की बहुत सारी गोलियां हैं जो हम हार्ट के पेशेंट्स को दे सकते हैं। सो 3 ग्रुप आपको बताना चाहता हूं, 2 तो आपको बता दिया और एक है ब्लड को पतला करने की दवाई। ये ब्लड जब पतला हो जाती है तो आराम से क्रॉस कर जाती है। अब एक बार सोच के देखिए, एक बॉटल है जिसमें एक गाढ़ा सॉस रखा हुआ, उल्टा कर रहे हैं, सॉस गिर ही नहीं रहा है। अब उसको सीधा किया, उसमें पानी डाला, अच्छे से हिलाया और उल्टा करते ही सारी निकल गई। इसका मतलब कि हमने ब्लड को पतला कर दिया, सॉस को पतला कर दिया। अगर हार्ट पतली हो जाए तो आराम से ट्यूब से निकल सकता है और क्लॉट ना बने। तो ये 3 दवाइयां हम हार्ट के पेशेंट्स को देते ही हैं। एक है डायलेटर, एक है ब्लड को पतला करने का दवाई और एक है ऑक्सीजन कम करने की दवाई, जिसमें 3 ग्रुप हमने आपको बताया था। वो है बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो इनके बारे में आपको हमने समझा ही दिया है। अब आता है कि सर ये सब तो हो गया, इसके साथ और क्या दवाई दो? भाई कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दे दो। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है, देखिए अगर कोलेस्ट्रॉल 130 है तो मुझे दवाई देने की जरूरत नहीं है, पर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो मैं दवाई देके कोलेस्ट्रॉल कम कर दूंगा। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसकी दवाइयां भी हमारे पास है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाइयां हमारे पास है, हम दे सकते हैं आपको। तो ये दवाइयों का लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये लिस्ट देखिए एक बार, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई क्या क्या है हमारे पास। ये देखिए दवाइयों का लिस्ट है। ये आजकल हर कंपनी बनाती है और बहुत सारी कंपनी का। ये कोलेस्ट्रॉल वाली है, स्टोरवा, सिम्बा, सिमकार्ड, जोस्टा, एटोरलिप, एटोरवा, एवास, एटोकोर, एस्टोर, लोवोस्टैटिन, जेटिटोर, इजिटिमी। और इसके संग ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई बेजालिप, लोपिड, स्टैनलिप, फेनोलिप, लिपिकार्ड। तो आप ये समझ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की अलग दवाई है, ट्राइग्लिसराइड की अलग दवाई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड को छोड़ देते हैं। भाई हमें तो सारे के सारे कंट्रोल चाहिए, आधी कंट्रोल करने से नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल जितना इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड उससे कम नहीं है। याद रखिए, दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास अब 5 ग्रुप, 6 ग्रुप हो गई। एक हो गया ट्यूब को चौड़ा करने का दवाई, एक हो गया ब्लड को पतला करने का दवाई, एक हो गई हार्ट की जरूरत को कम करने की दवाई, एक है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, एक ट्राइग्लिसराइड कम करने की। और इसके बाद अगर आपकी बहुत सारी दवाइयां ले रहे, उसके संग विटामिन ले लीजिए। उसके संग अगर आपको एसिडिटी हो तो एसिडिटी की दवाइयां वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रहा, उसकी दवाइयां दे सकते हैं। तो एलोपैथी के पास सारी दवाइयां हैं और हम दवाई यूज भी करना चाहते हैं। तो मरीज बोलता सर दवाई तो आप यूज कर लोगे, पर ये दवाइयां कब तक चलेगा? एक बात याद रखिएगा, ये दवाई जिंदगी भर नहीं चलता है, बट लंबा चलता है। ये जरूरी नहीं है जिंदगी भर। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से बदलते हैं, अपना वजन कम करते हैं, खाना पीना सब ठीक रखते हैं, तो ये दवाइयों का मात्रा कम किया जा सकता है। कैसे, कब, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आपको समझ आ गया। ये इतने सारी गोलियां आप अगर याद नहीं रख सके तो क्या मतलब है? तो एक आप छोटा सा स्लाइड देखिए। अगर याद नहीं रहे तो क्या करना है? A फॉर एस इनहिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आगे याद है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग करते थे। अब A फॉर एस इनहिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डायलेटर, E फॉर इकोस्प्रिन ग्रुप जो ब्लड को पतला करता है, F फॉर फेमोटाडीन जो एसिड DT कम करता है, G फॉर ग्लास ऑफ वाटर। इतनी दवाइयां खाएंगे कैसे, ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। और F फॉर
GH फॉर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ। तो ये सारी दवाइयाँ हम हार्ट के तरफ से एज एन एलोपैथिक डॉक्टर, हमारी जो क्लिनिक है वो हम चाहते हैं ये दवाइयाँ हार्ट के पेशेंट्स को दिया जाए। जरूरी नहीं कि ये दवाइयाँ सारे के सारे हों, पर जिसको जितनी ज़रूरत है। पर एम क्या है? एम है कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, पेशेंट को सेफ्टी हो जाए, पेशेंट की ब्लड पतला हो जाए, पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर ये सब कंट्रोल हो जाए। तो ये सारा अगर हो गया तो पेशेंट अब सेफ हो गया। 80% सेफ्टी यहीं से एश्योर्ड हो जाए। खाना पीना तो इसके बाद वाली स्टेज है। तो ये सारी दवाइयों का लिस्ट है। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब भी तैयार करके लाया हूं, पर लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब चलो ये दवाई तो आप लिख के दे दोगे और मैं लेता रहूंगा, पर ये दवाई कब तक चलने वाली है, कब तक चलेगी और ये क्या काम करता है, दवाई कैसे काम करता है? देखिए एक दवाई है, कितने देर बाद काम करेगा ये भी पूछते हैं लोग। तो पहले मैं आपको बताऊं दवाई कैसे काम करता है। जैसे आपने दवाई अंदर ले ली मुंह में और पानी डाल दिया और वो अंदर चली गई, डोंट थिंक कि 2 मिनट में काम करेगा। वो जाएगा स्टोमक में, आधा घंटा रुकेगा, स्टोमक में उसको रुकने के बाद हो जाएगा इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से वो ब्लड में जाएगा। तो करीब करीब 0.25 घंटा से 1 घंटा लग जाता है उसको ब्लड में पहुंचते पहुंचते। जब वो ब्लड में पहुंच जाता है तो फिर हार्ट में जाके ट्यूब को चौड़ा करना हो या हार्ट को स्लो करना हो या ब्लड को पतला करना हो, सारा काम वो कर लेता है। अब वो दवाई क्या जिंदगी भर ब्लड में रहेगा? नहीं सर नहीं, वो ब्लड में हर वक्त नहीं रहेगा। जैसे ही ब्लड में फॉरेन बॉडी गई, ये फॉरेन बॉडी है एक्चुअली, ये फॉरेन बॉडी जैसे ही गया किडनी के थ्रू क्रॉस करने गया, किडनी बोलता है भाई आप कौन है? किडनी को बोलता सब मैं दवाई हूं, बोलता मुझे नहीं मालूम, ये बाहर निकाल दो इसको। तो किडनी इमीडिएटली उसको बाहर निकालना चालू कर देता, बोलता मैं फॉरेन बॉडी को अलाउ नहीं करूंगा। और जैसे ही वो केमिकल्स को बाहर निकालता गया, दवाई की डोज कम होती गई ब्लड में। कोई दवाई अगर 8 घंटे बाद दवाई का असर खत्म हो जाए तो हम उसको दिन में 3 बार देना पड़ता है हमें। कोई दवाई 12 घंटे में बाहर निकल जाती है तो दिन में 2 बार देना पड़ता है, और कोई 24 घंटे तक बाहर निकलती है तो फिर उसको हम लोग दिन में 1 बार देते हैं। तो आपको अब ये समझ आया कि हार्ट के डॉक्टर जब दवाई लिखते हैं ये गोली 1 बार लेना, या 2 बार लेना, या 3 बार लेना, इसका क्या मतलब है? वो 8 घंटा काम करता है तो 3 बार ले लेना, 12 घंटा कर रहा है तो 2 बार ले लेना, और 24 घंटा कर रहा है तो दिन में 1 बार ले लेना। तो ये बात आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये दवाई एक ही दिन काम करेगा, ये नहीं कि 1 बार ले लिया और जिंदगी भर काम करेगी। नो 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 नो, इट डज नॉट। तो ये दवाइयां आपकी काम एक ही दिन के लिए करेगा। इसीलिए एलोपैथी दवाई की एक प्रॉब्लम है कि हर दिन लेना पड़ेगा। ये दवाइयों पे कहीं आनाकानी नहीं करिएगा। दवाइयों लेने का विधि के ऊपर थोड़े सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर एक प्रॉब्लम और आता है कि डॉक्टर साहब सुना एक दवाई है जो जीभ के नीचे रख देते हैं तो इमीडिएट असर हो जाता है। यस, ये दवाई के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसका नाम है सॉर्बिट्रेट। ये सॉर्बिट्रेट क्या चीज है? सॉर्बिट्रेट क्या चीज है मैं एक बार समझाऊं। ये एक ट्यूब को चौड़ा करने का दवाई है। इसको आप जैसे ही जीभ के नीचे रखेंगे ये ब्लड में पहुंच जाता है और 30 सेकेंड में पहुंचना चालू हो जाता है, और 1-1.5 मिनट में तो पूरे अमाउंट में पहुंच जाता है। और वो क्या करता है, हार्ट के ट्यूब को थोड़ा चौड़ा कर देता है, और जैसे ही ट्यूब चौड़ा होती है तो दर्द खत्म हो जाती है। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं दर्द हो रहा है, ये सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखो और 1 मिनट में आराम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सॉर्बिट्रेट का काम क्या है? वही काम करता है जो डायलेटर्स करता है, पर ये इंस्टेंट करता है। इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। देखिए जब आदमी को बैठे बैठे पेन हो रहा है या कभी चलने में इतनी पेन हो गई और उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप सॉर्बिट्रेट ले सकते हो। पर सॉर्बिट्रेट लेने की एक विधि है, वो विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इमरजेंसी में लेना है, हर दिन नहीं लेना सॉर्बिट्रेट। हर दिन सॉर्बिट्रेट लेना मतलब है कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा है। बट आपको अगर दवाई सॉर्बिट्रेट का इमरजेंसी में लेना है तो जीभ के नीचे लेना पड़ेगा। कभी कभी हम ओरल भी सॉर्बिट्रेट लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। पानी के साथ में दिक्कत नहीं है, पर जीभ के नीचे अगर हर दिन लेने की जरूरत है तो फिर इसका मतलब सीरियस बात है। तो चलिए एक बार देखते हैं सॉर्बिट्रेट लेने का तरीका क्या है। सॉर्बिट्रेट ऐसे नहीं कि आपको तकलीफ हुई और एक सॉर्बिट्रेट ले लिया, नो 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 नो। सॉर्बिट्रेट लेने का तरीका आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, पहला स्टेप है, आपको अगर कोई दर्द हो गई छाती में लेफ्ट साइड में, तो हार्ट की बीमारी पेन है मान लेते हैं, तो पहला काम है कि आपको सॉर्बिट्रेट लेने से पहले 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट लेने से क्या होगा, हार्ट की स्पीड कम होगी और इमीडिएटली हार्ट की जरूरत कम हो जाएगी, और दर्द अगर एंजाइना का है तो काफी रिलीफ हो जाता है। अगर आपको 2-4-5 मिनट में रिलीफ हो गई तो सॉर्बिट्रेट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर दर्द तभी भी है तो रेस्ट के साथ साथ आपको एक सॉर्बिट्रेट की गोली लेनी पड़ेगी,
और ये सॉर्बिट्रेट लेते ही वो हार्ट की जीभ के नीचे SL लिखा है, सब लिंगुअल, बिलो टंग, लिंगुअल मतलब जीभ और बिलो टंग ये लिया जाता है। ये सॉर्बिट्रेट लेते ही आपको आराम मिल जाना चाहिए, और अगर आराम नहीं मिला अनदर फ्यू मिनट्स आप वेट करके दूसरी सॉर्बिट्रेट भी ले सकते हैं। याद रखिए सॉर्बिट्रेट लेते वक्त आप खड़े या बैठे ना रहें, आप लेटे रहें तो सबसे बढ़िया, क्योंकि सॉर्बिट्रेट से कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होती है और लेटे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होने से उतनी दिक्कत नहीं है। पूरा टाइम के लिए कम नहीं होती, पर थोड़ी देर के लिए भी काम हो तो आपको सॉर्बिट्रेट लेते वक्त तो आपको पहले 5 मिलीग्राम की एक सॉर्बिट्रेट लिया, 2-3 मिनट में आराम नहीं हुई तो दोबारा लिया, और इसके बाद भी आराम नहीं हो तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये हार्ट का बीमारी नहीं, हार्ट के वजह से ही दर्द नहीं है। आज मेरे को चोट आ गया छाती में, आप कितनी सॉर्बिट्रेट लीजिए दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हार्ट के नहीं है। और दूसरा ये हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में बैठे बैठे दर्द हो जाती है और दवाई सॉर्बिट्रेट से भी काम नहीं करता है, तो अगर आपकी हार्ट अटैक के चांसेस है तो आपको ECG करना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी बात याद रखिएगा, सॉर्बिट्रेट हर वक्त नहीं ले सकते, इमरजेंसी में ही लेना है और लेने का ये प्रक्रिया है, इस बात को आप ध्यान रख लें। बहुत सारे लोग सॉर्बिट्रेट खरीद के अपने पास रखते हैं और मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ रखो, क्या मालूम कभी गुस्सा आ जाए, टेंशन हो जाए, कभी भागना पड़ जाए और आपको दर्द हो जाए, तो सॉर्बिट्रेट ले लो। और इनफैक्ट अगर कभी ऐसा आपको मालूम है कि मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है, बहुत भागना है, बहुत तकलीफ होने वाली है, दर्द होगी, तो इन एडवांस सॉर्बिट्रेट लिया जा सकता है। तो इन एडवांस ले लिया, 2-3 मिनट में वो खुल गई। अच्छा, सॉर्बिट्रेट एक बार ट्यूब को चालू कर दिया ना तो आधा घंटा से 1 घंटे तक उसका असर रहता है, तो तब तक तो आपको आराम मिल जाएगा। तो याद रखिएगा ये सॉर्बिट्रेट की बात आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए एनीवे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। हाउ लॉन्ग दिस मेडिसिन विल वर्क, याद रखिएगा जब तक आप दवाई लेंगे जब तक उसका असर रहेगा, दवाई बंद कर देंगे तो दवाई का असर कम हो जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर की गोली है, जैसे शुगर की गोली है, ये भी हार्ट के पेशेंट को हम देते हैं। अगर कोई का एंजाइना का तो दवाई दे ही रहे, उसके संग कोई का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई दे देते हैं। ये जो 3 दवाई आपको बोला था, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर, ये ब्लड प्रेशर भी कम करती है, तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के संग कोई की शुगर ज्यादा है तो शुगर की भी दवाई देनी है, कोई को थायराइड है तो उसकी भी गोली देनी है। तो एलोपैथी को छोड़ के हार्ट के पेशेंट को चलाना नहीं चाहिए, ये बात आप पक्के हो जाए। कोई बोलते नहीं नहीं एलोपैथी की सारी दवाई बंद कर दो, तो प्लीज बंद नहीं करिएगा, ये बहुत बड़ा गलती करेंगे आप। आज जो ट्यूब को चौड़ा कर दिया है, जो ब्लड को पतला कर दिया, BP को कंट्रोल कर दिया, शुगर को कंट्रोल कर दिया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर दिया, ये दवाई की महत्व है। हाँ, आप बोलते हो सब दवाई कब कम होगा ये बता दीजिए, तो ये बात मैं आपको बता सकता हूँ दवाई कब कम होगा। चलिए एक बार सोचते हैं, एक हार्ट के पेशेंट को मैंने कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी, वो हर दिन ले रहा है और उसकी कोलेस्ट्रॉल फिर से चेक कराई और 130 आई। तो 130 किसके साथ आई है, वो खाना पीना भी बदला है प्लस दवाई भी लिया, और 130 मुझे चाहिए और ला दिया। इसका मतलब है कि हमें दवाई बंद नहीं करना है, अभी दवाई कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि वो दवाई वो 130 कोलेस्ट्रॉल लाने में मदद कर रहा है, और अगर 130 है आप दवाई बंद कर दें तो 150, 160, 200 जा सकती है। तो आपको ये बात बड़ा ध्यान रखना है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई या ब्लड प्रेशर की दवाई या ये आगे तक लेना पड़ेगा। कब कम कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। अगर दवाई लेने के बाद, लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद आपकी 110 आ गई कोलेस्ट्रॉल, तो 5 मिलीग्राम हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम कर सकते हैं। अगर आपकी दवाई लेने के बाद ब्लड प्रेशर 120 से भी कम हो गई तो हम दवाई कम कर सकते हैं। तो दवाई कम करने के लिए मैं नहीं डिसीजन लूंगा, आपकी रिपोर्ट्स डिसीजन लेंगी, आपकी चेकअप्स डिसीजन लेगी। तो कभी भी कोई को लगता है कि सर मुझे दवाई एक बार रिव्यू कराना है, तो अपनी लिपिड प्रोफाइल करके हम लोग के कोई भी क्लिनिक में आके मिलिए, हम आपकी दवाइयाँ चेंज करेंगे और उसको जरूरत हो उतना चेंज कर पाएंगे। अगर आपकी एंजाइना इंप्रूव होती है तो एंजाइना का भी, अगर आपकी ब्लॉकेज रिवर्स होती है तो हम क्यों दवाई दे ज़्यादा। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दवाइयों का हमें ख्याल रखना है, बंद नहीं कर सकते, इसको लेना पड़ेगा आपको। सालों साल दवाई चलती है, और ब्लड पतला करने का दवाई। अच्छा, आदमी बोलता है मैं बाईपास करा लेता, दवाई तो अभी भी लेना पड़ेगा। मैं बोला अरे बाईपास के बाद भी लेना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी के बाद भी दवाई बंद नहीं कर सकते। तो हार्ट के पेशेंट को कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर बिना दवाई के रख नहीं सकेगा। बहुत अच्छे से चलेगा तो दवाइयों का मात्रा कम होगा, और अगर बहुत ही मामूली स्टेज में तो दवाई बंद भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है। पर 100 में से 2-4 लोगों की बंद होगी, सबकी नहीं बंद होगी। चलिए, और एक बात हमें पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये दवाइयों का साइड इफेक्ट्स का क्या होगा।
याद रखिएगा एलोपैथी की हर दवाई की साइड इफेक्ट होती है, और वो साइड इफेक्ट लिखा भी जाता है दवाई के साथ साथ कि हाँ ये दवाइयाँ लेने से ये साइड इफेक्ट हो सकता है। पर इसका थोड़ा गाढ़ा मीनिंग आपको मैं बताऊं, अगर 100 लोगों को ये दवाई हमने दिया, जब हम लोग दवाई को डेवलप किया जाता है एलोपैथी के सिस्टम में, 100 लोगों को दवाई दिया, उसमें से 2 आदमी बोलते हैं मेरे को सर दर्द होता है, तो साइड इफेक्ट में सर दर्द लिखना पड़ेगा। एक आदमी बोला मेरे को पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द। 2 ने बोला मुझे वॉमिटिंग हुई है, तो लिखना पड़ेगा। तो ये साइड इफेक्ट्स देख के आप घबराइए मत। हो सकता है आप वो 99-98 के अंदर हो, 2% में आप हो ही नहीं। तो दवाइयों का साइड इफेक्ट डेफिनेटली होता है, पर ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। साइड इफेक्ट का लिस्ट आजकल तो देखिए इंटरनेट में अवेलेबल है, लोग सीधा जाके इंटरनेट में देख लेते हैं ये दवाई ले रहा हूँ इसका साइड इफेक्ट क्या है। अरे साइड इफेक्ट हर आदमी को नहीं होता है। अगर साइड इफेक्ट सबको होता तो दवाई मार्केट के बाहर चली जाएगी। दवाई डेवलप करते वक्त ये देखा जाता है कि कम से कम साइड इफेक्ट हो, और अगर साइड इफेक्ट रियल में है तो हम दवाई चेंज कर देंगे। बहुत सारी दवाई है जिससे एक आदमी को साइड इफेक्ट होता है, दूसरे को नहीं होता है। कोई की ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाती है, कोई की कम नहीं होती है। तो हम लोग तो इंडिविजुअली होगा। तो याद रखिएगा दवाइयाँ अपने से चेंज नहीं करिए। अगर आपको तकलीफ हो रहा है कोई दवाई लेने के बाद तो आप मिलिए। जैसे एस इनहिबिटर से खांसी होती है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो ये दवाइयों का आपको ज्ञान नहीं है, पर हम लोग को आइडिया है। तो आपको कभी कोई दवाई लेने के बाद साइड इफेक्ट हो तो आके मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको दवाइयाँ आगे चेंज करके देंगे ना, हम लोग देंगे आपको। दवाइयों के कॉस्ट के ऊपर भी लोग पूछते हैं सर ये दवाई इतना एक्सपेंसिव क्यों है। एक्सपेंसिव के लिए मैं आपको बता दूं दवाई एक्चुअली इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी दाम आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। एक कंपनी एक दवाई बनाता है, उसको सेल करना है, डॉक्टर्स लोग लिखेंगे, तो वो लोग डॉक्टर्स को समझाने के लिए एक टीम बनाते हैं, इनको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक बंदों का जो सैलरी होता है 50-50 हज़ार रुपये होती है, वो जाता है डॉक्टर के पास, और हजारों लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास इम्प्रेस करने के लिए। उनको गिफ्ट भी लेके जाना पड़ता है, और वो लोग फिर बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर प्रमोट करते हैं उनको फिर बाहर फॉरेन ट्रिप्स में भी ले जाते हैं। याद रखिएगा ये जो दवाइयाँ हैं उसको बेचने के लिए उनको बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, और उसके बाद दवाई की जो दुकान है उसको भी 50% देनी होती है, उसमें से वो 20-25% लोगों को भी दे देता है। तो ये जितनी डिस्काउंट है वो सब दवाई के कॉस्ट में ऐड हो जाती है। हमने ये देखा कि दवाइयों का हार्ट का पेशेंट को तो बहुत लंबा दवाई लेना है, हर महीने में 2-7-8 हज़ार की दवाई की खर्चा है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया हमने देखा हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, हमारे सारे क्लिनिक में दवाई अगर मिल जाए तो हमारे पेशेंट को दवाई बहुत सस्ते में मिल सकता है। तो हम लोग ने ये दवाइयों का दाम जेनेरिक कॉस्ट में बना दिया है। जेनेरिक मतलब उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही वो बिकेगा, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है, इसलिए दवाइयों का दाम आधा हो चुका है। तो याद रखिएगा हमारी साउल ने हार्ट की जितनी गोलियां हैं सारी अवेलेबल है, और बहुत कम दाम में अवेलेबल है। मेरे पास एक गोली है जो कि 6 रुपए में मिलती है, बाजार में वो 22 रुपए में मिलती है। दवाई मेरी 2 रुपए की है जिसको बाजार में 8 रुपए में बेचा जाता है। तो ये दवाइयों का कॉस्ट हमने कम किया है, और किया जा सकता है। अगर देखिए मार्केटिंग का कॉस्ट खत्म हो जाए, हमारे सावल में हम लोग बोलते हैं भाई हमारे जो पेशेंट्स है इतने के लिए इतनी दवाइयाँ बनाओ, जितने हमारा खपत हो उतना बनाओ, तो इसमें हम लोग को फिर मार्केटिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दवाइयाँ आपको लेनी है, पर दवाइयाँ लेते वक्त उसका कॉस्ट भी जरूर चेक करिए कि कितना महंगा है दवाई, और वही दवाई अगर आधे दाम में मिल जाए, 1/3 दाम में मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं आपको 1-2 चीज और इसी बहाने बता दूं। एक स्टडी, आदमी बोलता है सर फिर दवाई लेके और लाइफस्टाइल लेके चेंज कर लूं तो क्या बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रहा हूं। अगर आप लाइफस्टाइल बदल दिए, दवाइयां प्रॉपरली ले लिए, तो आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी बोलता है ऐसे कैसे, कोई रिसर्च, तो मैं आपको 2-3 बड़े बड़े रिसर्च बोलना चाहता हूं। एक रिसर्च का नाम है इंटर हार्ट स्टडी। इस स्लाइड को आप देखिए एक बार। ये इंटर हार्ट स्टडी अभी रिसेंटली की गई है, इसी दशक में करी गई है। इसमें करीब 52 कंट्रीज के ऊपर यह स्टडी हुई थी। 15,000 मरीजों को हार्ट अटैक हुआ और 15 को नहीं हुआ। इनको लेके स्टडी किया और ये देखा गया कि 90 to 95% हार्ट अटैक्स को रोका जा सकता है। क्या करने से? ना अगर वो आदमी स्मोकिंग बंद कर दे, टोबैको बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल को कंट्रोल में ले आए, ब्लड प्रेशर को ठीक ले आए, शुगर को ले आए, मोटापा कम करे, हेल्दी डाइट ले
और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले और रीजनेबल फिजिकल एक्टिविटी करे और टेंशन कम ले, तो उसको हार्ट अटैक होता ही नहीं। हार्ट के हॉस्पिटल वाले जो ऑपरेशन बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी लेते हैं करते हैं, उनका मेन पेशेंट को बोलने का रहता है कि आप अगर नहीं कराओगे तो आपको हार्ट अटैक होगा। मतलब डर ये दिखाया जाता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो ये सारी लिस्ट आप देखिए, ये अगर कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस इमीडिएटली 90 से 94% कम हो जाती है। लिस्ट को आप नोट कर ले चाहें तो। तो ये सारे रीजंस को अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखा गया ये सारे आठों के आठों को अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो 90 to 95% हार्ट अटैक्स नहीं हो सकती है। और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास एलोपैथी की दवाई तो है ही है। हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, लिपिड कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, ये तो मैं डॉक्टर के हिसाब से कर दूं। मरीज का खाना पीना बदल दूं, स्मोकिंग बंद करवा दूं, वॉकिंग शुरू करवा दूं, वजन कम करवा दूं, ये सारा कर दिया, वो दवाइयां हम लेने तैयार हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दवाई लो, लाइफस्टाइल चेंज करो, आपको हार्ट अटैक के चांस कम हो गए। और इसके साथ आप बोलते हो सर और मुझे आगे चलना है, तो फिर आप आगे जाके नेचुरल बाईपास करा सकते हैं, डिटॉक्स करवा सकते हैं। 2-3 और स्टडीज अभी बहुत रिसेंट डेज में आई है जो बता रही है कि आज के दिन में ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट इज एज गुड एज एंजियोप्लास्टी। मतलब आप एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाओ, उसके जितने फायदे हैं, अगर एलोपैथी की दवाई और उसके संग लाइफस्टाइल बदला तो उतना ही फायदा होगा। ये करेज ट्रायल है, ये 2007 में की गई थी। इस स्टडी में क्या किया गया मैं बताऊं, करीब करीब 2200 हार्ट के मरीज लिया गया और आधे को एंजियोप्लास्टी करा दिया, आधे को दवाई दे के चलाया गया और इनको 4.5 साल तक स्टडी किया और अब 15 साल की भी रिपोर्ट आ गई है और इन्होंने ये दिखाया कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। अगर आदमी दवाइयां ठीक से दे दे और उनका खाना पीना रहन सहन ठीक रखे तो एंजियोप्लास्टी का जो रिजल्ट है और वही दवाई और लाइफस्टाइल का रिजल्ट है, तो फिर हम क्यों करवाएं। ये स्टडी आने के बाद पूरा वर्ल्ड भर में हल्ला हो गया था कि भाई अननेसेसरी हॉस्पिटल लोग जबरदस्ती लोगों पे थोप रहे हैं एंजियोप्लास्टी को, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। एक जो स्टेंट है, आज के दिन में मोदी गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये स्टेंट का दाम 4-5 हज़ार रखा गया जाएगा। पहले 50 हज़ार लेते थे। जो स्टेंट का दाम अब 10 हज़ार रखा गया है वो 1.5 लाख का बेचते थे। जो 15 हज़ार रखा गया है उसको 2-2 लाख में बेचते थे। तो ये स्टेंट में बहुत जबरदस्त गुंजाइश थी कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए, इसलिए उसको प्रमोट कर रहे थे वो। और जबकि सेम ट्रीटमेंट अगर आप दवाइयों से चालू रखते हैं तो आपका काम बन सकता है। तो आप समझ लीजिए अगर दवाइयां ठीक से दी जाए वो भी बहुत कामयाब हो सकता है और उसके साथ कोई सीरियस केस हो तो बाकी तो हमारे पास ट्रीटमेंट है ही है। एक ये ऑर्बिटा ट्रायल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम की। उन्होंने बोला कि एंजियोप्लास्टी तो बेकार है, इसको हम मानते ही नहीं है। तो बोला क्या, कैसे प्रूफ करोगे। उन्होंने क्या किया, 200 पेशेंट लिए, ये लंदन इंपीरियल स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुआ। 200 हार्ट के पेशेंट लिए, उनको दवाइयां देके 6 हफ्ता चलाया। अब उसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। आधे लोगों को तो एंजियोप्लास्टी कर दिया, आधे के तार घुसा के वापस निकाल लिया, बोला एंजियोप्लास्टी कर दिया। मतलब किया आधे को किया ही नहीं, और दोनों को बोला हमने दोनों का किया है। और 6 हफ्ते बाद उन्होंने सबकी टीएमटी कराई, सबकी एंजाइना चेक किया और दोनों के रिजल्ट सेम टू सेम। मतलब एंजियोप्लास्टी वाज यूजलेस, कोई जरूरत नहीं था एंजियोप्लास्टी का, क्योंकि दवाइयों से सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि दवाई इज डेफिनेटली फार बेटर, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें कॉस्ट नहीं है, तो दवाइयां हम क्यों ना लें। अब एक लेटेस्ट ट्रायल ने तो इनकी ये जो बाईपास एंजियोप्लास्टी को जो बेहतर क्लेम करते हैं उनकी तो हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मान लें। ये ट्रायल अभी 2019 में आई है, नवंबर महीना में। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रेजेंट हुई है और ये ट्रायल का नाम है इश्कीमिया ट्रायल। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आजकल तो गूगल में सब मिल जाता है। करीब 5100 मरीज उन्होंने लिए और एक जगह में नहीं, 37 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर्स लिए, 320 सेंटर, एक सेंटर में 20-30 पेशेंट लिए इन्होंने। और इस स्टडी को करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट, जो कि उफ्ता चुका था बाईपास एंजियोप्लास्टी से, उन्होंने बोला हम लोग $700 मिलियन देंगे। $700 मिलियन आपको मालूम है कितना होता है? 50 करोड़ रुपया, नहीं 50 नहीं,
500 करोड़ रुपए, 500 नहीं 5000 करोड़ रुपए, सॉरी 5000 करोड़ रुपया हो गया। इतने पैसे इन्होंने दिए कि भाई इसको करो आप। हर स्टडी में उन्होंने पहले सबको एंजियोग्राफी करवाई। ये 5100 पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई और उन्होंने बोला कि वे तार वाला नहीं कराओ, बिना तार वाली। 75% को तो सीटी एंजियोग्राफी करवा लिया। और ये सीटी एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी करने के बाद इन पेशेंट्स को हाफ लोगों को बोला बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए चले जाओ, और हाफ को बोला भाई आप दवाइयां भी लो और लाइफस्टाइल भी बदलो। और ये 3.25 साढ़े 3 साल बाद देखा गया कि सेम रिजल्ट है। अगर हार्ट अटैक सेम नंबर्स को हुआ, हार्ट डेथ सेम नंबर को हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन सेम नंबर को हुआ, इसका जिस्ट क्या है कि अगर आप लाइफस्टाइल और दवाई लेके चलेंगे तो रिजल्ट उतना का उतना ही आएगा। और इसको लेके वर्ल्ड भर में हल्ला हो गया। न्यूज वीक, वॉशिंगटन टाइम्स और रॉयटर्स और हर मीडिया में, इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया और वीक और हिंदुस्तान टाइम्स और टेलीग्राफ और कोई हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर बाकी नहीं रहा, भास्कर, दैनिक भास्कर, सब में आई कि भाई ये रिजल्ट आ गया है कि अब बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से बेहतर है। आप एलोपैथी की दवाइयां लो, लाइफस्टाइल को बदलो। हमने सावल में इससे भी बढ़िया काम किया। हमने बोला भाई लाइफस्टाइल को तो कहीं कंप्रोमाइज करो ही मत। और ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट नहीं, हम लोग एग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑप्टिमम से भी बढ़िया। इनकी कोलेस्ट्रॉल अगर ये बोलते हैं 150 लाओ, हम बोलते हैं 150 नहीं लाओ, हमें और भी कम ला के दो। हम उनको बोलते हैं आप 150 भी नहीं लाओ, आप उनको एक काम करो, उनको 130 ला के दो, उसके संग ब्लड पतला करने की भी दवाई ले लो। मैं हर तरफ से दवाई देने तैयार हूं, पर आपको खाना पीना रहन सहन बदलना पड़ेगा, तो फिर ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आज मैंने दवाइयों के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। ये भी समझाया है कि अब नए रिसर्च ये प्रूव कर रहा है कि दवाई और लाइफस्टाइल अगर आप दोनों को एक साथ कर लेते हैं और तरीके से करते हैं तो ये कई गुना अच्छी रहेगी बाईपास एंजियोप्लास्टी से। और आज के दिन में ये हॉस्पिटल सिस्टम इन दोनों को प्रमोट तो कर रहे हैं, इनके अंदर से भी इनको मालूम है कि अगर ये लाइफस्टाइल फॉलो करता तो हो सकता है ये इससे बेहतर रहता, कॉम्प्लिकेशंस कम होते, इसके पैसे कम खर्चे होते। उनको भी मालूम है पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो एनीवे, मैं जानता हूं आपको हमने बहुत सारी चीजें बताई है और आपको जितनी भी दवाई के बारे में आपको क्वेश्चंस रहता है वो अभी भी और रह जाता है तो आप पूछ सकते। एक क्वेश्चन आया मेरे पास अभी, वो क्वेश्चन ये है कि सर ये दवाइयां अगर 6 तरह की हैं तो कब लेना चाहिए? देखिए 6 तरह की दवाइयां हम लोग यूजुअली यही करते हैं कि दवाई में हम लोग ये बोल देते हैं कि देखो एक काम करो, ये दवाई तो ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, ये डिनर के बाद ले लो। अगर दिन में 2 बार लेना है, 12 घंटे की दवाइयां, तो कुछ को मैं सुबह दे देता हूं, कुछ को रात को दे देता हूं, तो 2 ही बार लेना है। 12 घंटे की मोस्ट ऑफ दवाई होती है, 24 घंटे की होती है। तो दिन में अगर 2 बार लिखना है तो एक ब्रेकफास्ट के बाद दे दो, एक डिनर के बाद दे दो, तो 12 घंटे की तो गैप ऐसे ही हो गई। तो 2 बार दिन में ले। मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, 8 बजे 2 दवाई, 9 बजे 2 दवाई, 10 बजे 3 दवाई, 11 बजे 2 दवाई। दिस इज ऑल यूजलेस। क्या मतलब बनता है? जब आपके पास 12 घंटा दवाई चलने की है तो दिन में 2 ही बार देना है, तो आप एक साथ दे दो सारी। और एलोपैथी में ऐसा नहीं है कि एक दवाई और 2 दवाई के अंदर आपस में रिएक्शन हो जाए। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारी दवाई में एक संग 4 दवाई डाल के एक ही गोली दे देते हैं और वो तीनों के तीनों एक साथ जाती है और एक साथ काम करती है। ये सारी दवाइयां आप एक एक करके भी लोगे तो स्टोमक में जाके तो मिल ही जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं भाई सारी दवाइयां आपके सुबह वाले 4-5 है एक साथ ले लो, शाम वाले एक साथ ले लो। और याद रखिएगा एलोपैथी की जो दवाइयां हैं ये लिया जाता है यूजुअली खाना खाने के बाद। हार्ट के सारी दवाइयां करीब करीब खाना खाने के बाद लिया जाता है। 3 तरह की दवाई हम लोग खाना खाने से पहले देते हैं। एक तो शुगर की गोली देते हैं, एक हम लोग देते हैं एसिडिटी की गोली, और एक थायराइड की गोली। ये खाना खाने से पहले लिया जाए तो अच्छा रहता है। वैसे भूल जाए तो बाद में भी लिया जा सकता है, पर एलोपैथी की सारी दवाइयां स्टोमक में थोड़ा एसिडिटी पैदा करता है, इसके लिए दवाई हम लोग बोलते हैं खाना खाने से पहले लेना ठीक नहीं है, खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इस बात को आप बड़ा ध्यान से चले। तो एनीवे, मैं जानता हूं दवाइयों के बारे में हमने आपको बताया है। और 2-4 क्वेश्चंस लेते हैं। मेरे पास अभी भी 10 मिनट का समय है, मैं क्वेश्चंस लेता हूं।
ये इन्होंने लिखा है सर मैं मायोनीट लेता हूँ, साइटोगार्ड लेता हूँ। ये दो, प्रदीप कुमार जी, ये आपको बता दूं ये दोनों ट्यूब को चौड़ा करने की दवाई है, ये चालू रखिए, पर उसके साथ आप हमारी प्रोसेस को जरूर फॉलो करिए। 0 ऑयल का खाना खाइए, और जो भी हमारी क्लिनिक है, मेरठ में भी हमारी क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं हमारे डॉक्टर से। अभी हो सकता है लॉकडाउन के वक्त थोड़ी बहुत असुविधा हो, पर आप कभी भी जाके वहाँ पे मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको ये एड्रेस, फोन नंबर सब मिल जाएगी। एक क्वेश्चन है, व्हाट मेडिसिन टू बी टेकन प्रोएक्टिवली टू प्रोटेक्ट हार्ट डिजीज। देखिए, दवाइयां आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, पर आप चाहते हैं कि भाई कोई दवाई अगर लिया जाए हार्ट की बीमारी रुक जाए, उसके लिए आपको 3 दवाइयां हम रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपकी बीपी हाई है तो बीपी की दवाई लीजिए, 120 लाइए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी दवाई लीजिए, ट्राइग्लिसराइड हाई है उसकी दवाई लीजिए, शुगर हाई है तो उसकी दवाई लीजिए। ये 4 दवाई आपकी, ये चारों को अगर कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस, और इनमें से चारों नहीं है तो फिर दवाई की जरूरत नहीं है। पर नहीं है का मतलब समझिएगा, नहीं है का मतलब है ब्लड प्रेशर 120/80 है तब ये ज्यादा नहीं है, शुगर 100 और 140 है तब ये ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि 200 शुगर आप बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। कोलेस्ट्रॉल 130 135 तक चलता है, उससे ज्यादा है तो फिर दवाई लेने के लिए मैं बोलूंगा। तो अगर ये चारों चीज में से कोई भी चीज आपकी ज्यादा है तो उसकी दवाई आप लीजिए, उससे हार्ट अटैक आपको फ्यूचर में बच जाएगा। आई हर्ड अर्जुना काम में देती है। मैं आपको बता दूं, एलोपैथी के साथ हम आयुर्वेदा रिकमेंड करते हैं, हम होम्योपैथी भी रिकमेंड करते हैं। होम्योपैथी की हमारी ड्रॉप्स है जिसमें क्रिटिगस, कैक्टस और स्ट्रोपेंथस, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां देते हैं। और हमारी हम आयुर्वेदा का अर्जुना जरूर बोलते हैं, बोलते हैं अर्जुना ले लो। और बहुत सारी हर्ब्स हैं जो हार्ट के लिए फायदा, अश्वगंधा वगैरह, तो हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पैथी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें खाली बॉडी से कटवाने से प्रॉब्लम है, ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से प्रॉब्लम है, बाकी पैथीज ऑल राइट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान तो नहीं करेगा कम से कम। ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, फायदे तो नहीं है, अब मेडिकल रिसर्च बता ही रहा है। सुधीर अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि टेल्मा AMH ले रहे हैं 80 मिलीग्राम, कब लेना है? ये मेरे ख्याल से सुबह लेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें ब्लड प्रेशर की गोली है, और देखिए सारा दिन हमारा स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो बीपी ज्यादा रहने का चांसेस होता है, तो आप बीपी की गोली जरूर सुबह के वक्त ही रखिए, और शाम को बीपी चेक करिए। अगर शाम को भी ज्यादा है तो आधी गोली शाम को भी लेना हो सकता है, पर कोशिश करिए दवाई लेने के बाद आपकी बीपी 120 और 80 के आसपास ही रहे। बहुत साल पहले ये था कि 140-50 चलता है, वो चलता नहीं है, 120 ही बेस्ट है, और उसके ज्यादा रखेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी आपकी। क्वेश्चन है, हाउ टू क्विट स्मोकिंग। एक बात बताऊं, इसकी बहुत सरल सा आंसर है मेरे पास। स्मोकिंग छोड़ना हर आदमी को, जो पी रहा है उसके लिए छोड़ना होगा, और छोड़ने का कारण मैं उनको समझाता हूं। मैं बोले देखो, हार्ट की बीमारी में ये जो स्मोकिंग का रोल क्या है वो समझिए। ये एक सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाल दी और मैंने दिया तो फूल धूल उड़ गई। अब इसमें गोंद लगा दिया और धूल डाल दिया, अब क्या होगा? चिपक जाएगा। यही स्मोकिंग करता है। ये स्मोकिंग करता क्या है, हमारे ट्यूब्स को अंदर से स्टिकी बना देता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक जाती है। तो स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, ये सारे यही काम करता है, अंदर जाके चिपक जाती है। तो ये स्मोकिंग को बंद करना बहुत जरूरी है। अब आदमी बोलता है मैं करना चाहता हूं पर हो नहीं रहा। मैं बोला 2 रूल याद रखिएगा, स्मोकिंग छोड़ने के 2 रूल है, और दोनों में से एक भी फॉलो नहीं किया तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। रूल नंबर 1, आपको दिल से छोड़ना पड़ेगा, किसी के कहने से छोड़ना नहीं है। कोई बोल दिया आपको छोड़ दिया, आप छोड़ दिया ना, कभी नहीं छोड़िएगा। छोड़िएगा जब आपका दिल बोले हाँ मुझे छोड़ना है। और दूसरा चीज है, छोड़ना एक ही दिन में होगा। दूसरा रूल, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे, आप सोचेंगे धीरे धीरे करके कम कर दूंगा, इकट्ठा ही नहीं होगा। तो आज मन बना लीजिए, और जितने भी स्मोकर आज के लेक्चर को सुन रहे हैं सबको एक ही बात बता दो, रूल बना लीजिए कि हाँ मुझे छोड़ना है, और आज ही छोड़ना है। जिस दिन आपका डेट है उसी दिन छोड़ दीजिए। आप बोल दिए हाँ भाई चलो मेरा बर्थ एनिवर्सरी आ रहा है उस दिन छोड़ दूंगा, मेरी बच्ची का बर्थडे है उस दिन आ जाए छोड़ दूंगा, पर छोड़ना एक ही दिन में है, ये आप ध्यान रख लें। और अपने दिल से, आपका दिल बोल रहा है हाँ मुझे छोड़ना चाहिए, तो याद रखिएगा। नहीं तो स्मोकिंग हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 2 दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के बाद। एक क्वेश्चन है, स्टेंट की लाइफ कितनी होती है? देखिए मेरे पास 6-6 महीने में भी ब्लॉक करके लोग आ रहे हैं, 1 साल 2 साल, ये देखा जाता है 1-2 साल में आधे लोग आ जाते हैं।
ये स्टेंट की क्वालिटी जितना भी चेंज कर लो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इनमें कोई खास क्वालिटी का चेंज भी नहीं है। ये सब क्लेम करते रहते हैं पर क्लेम का कोई वैल्यू नहीं है। जो स्टेंट पहले यूज होता था उसका भी जो रिजल्ट है और वही नए वाले स्टेंट के भी रिजल्ट है। अल्टीमेटली वो चेंज करते रहते हैं, हर बार जब रिजल्ट गड़बड़ होता है तो नया स्टेंट ले आते हैं। अल्टीमेटली सारे के सारे फॉरेन बॉडीज हैं। और जो आजकल ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है वो भी तो गल के खत्म हो जाती है, तो फिर से उसका असर वही का वही। तो 1-2 साल आप मान के चलिए, कोई बहुत ध्यान से चले तो 10 साल निकाल दे, और ध्यान से चले तो स्टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो स्टेंट का बहुत बड़ा भरोसा, स्टेंट अगर लग भी गया है उसके बाद भी आप दवाइयां और हम लोग के लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। और अगर आप और भी ज़्यादा प्रिकॉशन चाहते हैं तो हम लोग के क्लिनिक में जाके ये नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। वॉट अबाउट टेकिंग कॉफ़ी एंड टी? कॉफ़ी टी ऐसे तो देखिए बहुत नुकसान नहीं करता, इसमें दूध का पार्ट है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर दूध अगर स्किम्ड यूज करेंगे तो उतना नुकसान नहीं है। पर मैं लोगों को बोलता हूँ ये स्टिमुलेंट ड्रिंक्स है। स्टिमुलेंट मतलब इसको पीने से स्ट्रेस बढ़ता है, इसको पीने से नींद नहीं आती है। आपको जब नींद नहीं आती, जब पढ़ने का टाइम होता है बच्चों को तो बोलते हैं कॉफ़ी पिलाओ नींद नहीं आएगा। नींद नहीं लेने वाली जो दवा, जो ड्रिंक्स है वो कोई अच्छी ड्रिंक तो है नहीं। फिर भी अगर एक आध कोई पीना हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बहुत बड़ा, पर कॉफ़ी और चाय का नशा नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं मेरा BMI 32 है, वेट 92 है, आपका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है और आपको वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी एक जादू डाइट का कंसेप्ट है, उसके बारे में मेरी लेक्चर होगी। एक वजन कम करने के ऊपर भी लेक्चर होगा, उस दिन आप जरूर इस लेक्चर को सुनिएगा। वजन कैसे करके कम हो जल्दी से जल्दी, ये हम सिखाएंगे वहाँ पे, तो आप जरूर उस लेक्चर को मिस नहीं करिएगा। याद रखिएगा आज का लेक्चर लास्ट नहीं है, आज का 5वां लेक्चर है हमारा। ये सीरीज चलेगा 15 दिन का, तो 5 हो चुका है, 10 अभी बाकी है। और वो 10 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टच करने वाले हैं, तो आप उनको मिस नहीं करिएगा। हर टॉपिक हार्ट के मरीजों के लिए एक एक नया एरिया को ब्राइट बना देगा, हर चीज़ को आपको समझ आने लगेगा। मैंने देखा हार्ट के पेशेंट्स को नॉलेज है नहीं, और जब नॉलेज नहीं है तो उनको कोई भी तरफ से मोड़ देना कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, हार्ट के सर्जन के लिए बहुत ईजी है। डराते ही पेशेंट हार मान जाता है, बोलता है सर जो करना है कर डालो। पर ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आपके पास डेटा है, ये जो इश्कीमिया ट्रायल है ये डेटा बता रहा है कि आप अगर लाइफस्टाइल खाना पीना ठीक रखेंगे तो क्यों ऑपरेशन कराना चाहते हो। तो एनीवे एक और क्वेश्चन आता है हाउ टू लूज वेट, वो तो मैंने बताना है, आगे आपका इसके ऊपर पूरा क्लास होगा। मैं कभी स्मोकिंग नहीं किया लेकिन मेरे एक स्टेंट लग गया, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं। याद रखिए स्मोकिंग नहीं किया इसका मतलब नहीं है कि ब्लॉकेज नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक बनाता है, ट्राइग्लिसराइड ब्लॉक बनाता है। हाँ, स्मोकिंग अगर करते तो और जल्दी हार्ट का बीमारी हो जाता। स्मोकिंग नहीं भी किया तो भी बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जमाएगी। अगर बीपी शुगर वगैरह है वो भी ब्लॉकेज को स्पीड अप कर देगी। वजन ज्यादा है तो भी स्पीड अप करेगी। तो खाली स्मोकिंग अकेला प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, सारे मिलके करते। पर स्मोकिंग नहीं किया तो हो सकता है 2-3 साल और आपको बाद में हार्ट अटैक हुआ, करते तो और जल्दी हार्ट अटैक हो जाता। प्रिंस सिंह लिख रहे हैं हमारे हमने आज लाइव मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो लाइव नहीं है तो हमारी तो ये रिकॉर्डेड है, यू कैन ऑलवेज हियर। ये फेसबुक एक ऐसा चीज है जहां से हम लोग पूरे दुनिया तक पहुंच सकते हैं। मेरे पास अफ्रीका से मरीज भी फेसबुक में जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो वर्ल्ड भर में ये बात जा रही है। और धीरे धीरे बात को आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सारे लेक्चर्स को जरूर शेयर करिए। जितने लोगों तक इस लेक्चर को पहुंचाएंगे उतना लोग तक ये फायदा पहुंचेगा। तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए। मैं जानता हूं अब 1-2 मिनट रह गए हैं, एक आध क्वेश्चन फिर भी लूंगा, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट की बीमारी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दवाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। हार्ट अटैक होगी नहीं अगर आप दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। तो ये बेहतर उपाय है बॉडी को काटे बिगर। एक ही बॉडी भगवान ने दिया है और इसको छिड़खानी करने से पहले सोच लीजिएगा, इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है कि भाई खराब हो गई वापस दे दो, यार ये बैटरी खत्म हो गई इसका दूसरा दे दो। ऐसा नहीं है। ये बॉडी का कितनी भी कीमत लगाओ मिलेगा नहीं। चाहे आप बिलियनर हो जाए, चाहे आप बिल गेट्स हो जाए, बॉडी नया खरीद नहीं सकता वो, उसको तो उसी बॉडी को लेके चलाना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी भी उतनी ही महंगी है
याद रखिएगा इसका कोई मोल नहीं है, तो इसको ऑपरेशन करने से पहले 5 बार सोचिए।